जय हिंद आप सबों को। आज हम प्रारंभ करेंगे अध्याय 5। तो आज का टॉपिक क्या है? राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। गणराज्य, आप इन सभी शब्दों से परिचित होंगे या नहीं होंगे? अगर परिचित होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी परिचित होंगे तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ते हुए जानेंगे कि राज्य क्या होता है और राज्य के लिए राजा की आवश्यकता क्यों पड़ती है, और ये प्राचीन गणराज्य, जो प्राचीन गणराज्य थे वो क्या थे। अब यहाँ पे आप सबों को सोचने का, एक सोचने वाले प्राणी को बनाने के लिए इसमें एक हमसे रिलेटेड एक टॉपिक दिया गया है, चुनाव का दिन। क्या दिया हुआ है? चुनाव का दिन। जब संकरण उठा तो उसने देखा उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। अक्सर आप भी देखते होंगे कि हर 5 साल बाद आपके पेरेंट्स वोट देने जाते हैं, क्योंकि आप अभी छोटे हो। जो 18 साल से ऊंचे जो 18 साल से अधिक उम्र के बच्चे होते हैं, या फिर जो हमारे दादा नाना मम्मी पापा सब होते हैं, वो सभी जो इस देश में चुनाव देने का उम्र, वोट देने का उम्र 18 साल किया गया है। जो भी 18 साल या 18 साल से ऊपर की उम्र के व्यक्ति होते हैं वो सभी वोट दे सकते हैं। वो बोल रहा है कि जो संकरण उठा सवेरे तो देखा कि अरे मेरे नाना नानी वोट देने जा रहे हैं। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर आप सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। अक्सर देखे हो आप कि आपके आसपास में जब वोटिंग होती है तो सबसे पहले वोट देने का शौक बहुत सारे लोगों को होता है। संकरण जानना चाहता था आखिर वो इतने उत्साहित क्यों है। अब बोल रहा है कि जब मेरे दाना नानी है इतने उत्साहित क्यों है, वोट तो देना ही है, तो वोट देने के लिए इतना उत्साहित क्यों है। उनके नाना जी उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। क्या बोला? उनके नाना जी ने कहा कि आज हम आज मैं जा रहा हूँ, इसलिए जा रहा हूँ अपने शासक जो हम पे लीड करे, जो हमारा शासन करे, उसका मैं चुनाव करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं उत्साहित हूँ। अब वो बोला कि हम चुनाव, तो इसमें नई क्या बात है? अक्सर हम लोग सोचते हैं इसमें नई क्या बात है, लेकिन अगर इसे हम अपने इतिहास को, इन शासक को चुनने का जो इतिहास है उसे अगर जाने तो इसमें नयापन आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे देखिए कुछ लोग शासक कैसे बने। अब यहाँ का नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कुछ लोग शासक कैसे बने। तो जब हम एंशियंट इरा में जाते हैं, प्राचीन काल में, तब वहां से हमें दिखता है कि कैसे राजा बनने के प्रारंभिक अवस्था प्रारंभिक अवस्था में किस प्रकार राजा बने जाते थे, और वो किस प्रकार विकास हुआ, और किस प्रकार आज आज हम राजा का चुनाव कर रहे हैं। राजा मतलब हम शासक का चुनाव कर रहे हैं। अब हम सरकार का चुनाव करते हैं, राजा का नहीं। और राजा और आज की सरकार में क्या अंतर है? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। जब ये बुक प्रिंट हुआ था उस समय लगभग हमारा देश आजाद हुए 50 वर्ष हो गए थे। ठीक है, तो ये लिख रहा है कि लगभग 50 वर्षों से हम, हम्म आज, अब तो हमारा 7, चलिए, तो लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले शासक वैसे बनते थे। बोल रहा है कि अभी तो हम शासकों का 50 साल से, या फिर अभी हमारा लगभग 75 साल से ज्यादा हो गया है। तो 75 साल से हम क्या कर रहे हैं? चुनाव, जो हमारे शासन सरकार होती है उनका हम चुनाव कर रहे हैं। उनका क्या कर रहे हैं? चुनाव कर रहे हैं। लेकिन क्या उससे भी पहले जो शासक बनते थे उनका भी, उनको चुना जाता था? उनको उनकी पब्लिक के द्वारा, उनकी जनता के द्वारा चुना जाता था। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। बोल रहा है कि आज से लगभग 3000 साल पहले, तो ये क्या है? 3000 साल पहले, मतलब कि ये
ईसा पूर्व पहले की घटना है, ईसा पूर्व की घटना है जब जब आदमी बहुत अधिक विकसित नहीं हुआ था, वो जो हमारा प्राचीन काल था, तो उस समय राजा कैसे बनते थे? बड़े बड़े यज्ञ यज्ञ के माध्यम से बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करते थे। अक्सर आप टीवी में देखते होंगे, जो हमारे पौराणिक सीरियल्स होते हैं उसमें अश्वमेध यज्ञ दिखता है। तो उसमें उसके द्वारा आप कुछ कुछ इन यज्ञों के बारे में जानते होंगे। अश्वमेध अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देख रेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। हमने देखा है, जैसे आप अगर रामायण देखा होंगे, रामायण की सीरीज, तो उसमें भी आपने लव और कुश की कहानी जहाँ शुरू होती है, तो वहां आपने देखा होगा कि राम भगवान जो राम थे उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ छोड़ा गया था। यज्ञ के बाद वो अश्वमेध यज्ञ छोड़ा जाता था और वह यज्ञ को स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। और जैसे ही अगर कोई राजा उस अश्वमेध यज्ञ को देखता था, अगर उसे उस उस राजा से युद्ध करना होता था, अगर वह उनके घोड़े को पकड़ लेता था या फिर छोड़ने से मना करता था, तो वह उसे उस राजा से, जैसे अगर राम ने अपना अश्वमेध यज्ञ छोड़ा, वो जिस जिस क्षेत्र में विचरण किया, अगर वहां के किसी भी राजा ने उस घोड़े को अपने क्षेत्र से बाहर नहीं जाने देता, तो उसे राम से युद्ध करना पड़ता। तो उसी में आपने देखा होगा कि लव और कुश जो छोटे बच्चे थे, उन्हें ये नहीं पता था और उन्होंने अपने ही पिता का घोड़े को पकड़ लिया और फिर उन्होंने अपने ही पिता के विरुद्ध युद्ध किया था। यह आपने उस सीरियल में देखा होगा। ये हमारी जो पौराणिक कथा है उसमें लिखित है, ठीक है। तो ये बोल रहा है, और अगर अगर वह जिस जिस क्षेत्र में विचरण किया और राजा उसे देखकर छोड़ देते थे, मतलब क्या होता है कि वह राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा है उसके अधीन या उसकी अधीनता को स्वीकार कर लिए। तो यही अश्वमेध यज्ञ की खासियत होती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था अश्वमेध यज्ञ वाले राजा अश्वमेध करने वाला राजा उससे ज्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत ही शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। तो अब तक आप लोगों ने समझ चुके होंगे कि अश्वमेध यज्ञ में जो घोड़ा छोड़ा जाता था उसका तात्पर्य क्या होता था। उसका तात्पर्य होता था कि जिसने 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 उनकी अधीनता स्वीकार कर दी, वो उनके दोस्त, उनके साथी हो गए और उन्होंने उनको अपने यज्ञ में बुलाते थे। और जिन्होंने उन्हें नहीं स्वीकार किया उनके साथ वो युद्ध करते थे और युद्ध में जो विजय होता था वही उसका राजा होता था। नेक्स्ट, इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। जिसने अश्वमेध यज्ञ छोड़ा है उसका मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। बोल रहे कि जो राजा होता था उसे कहाँ बिठाया जाता था? राज सिंहासन पे, या फिर उस समय श्रेष्ठ होता था बाघ की खाल, तो उस बाघ की खाल पे बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का साथी ही उसका सहचर होता था। जो राजा का सारथी होता था, जो राजा का के रथ को वाहन करता था, ले जाता था, उसे सारथी बोला जाता है। तो उसके साथ चलता था।
यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। अब राजा राजा के साथ उसका सारथी साथ में चलता था, तो वो राजा के सारे कार्यों को देखता था, और जब कोई विशेष आयोजन किया जाता था तो वह उनका बखान किया करता था, उनके गुणों को गान करता था। राजा के सगे संबंधी भी, खासकर उनकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। बोल रहा है कि जो बाहर से राजा आए हुए थे वो बस बैठकर यज्ञ की प्रक्रिया को देखते थे, और जो राजा था और राजा की जो रानियां थी तथा उनके पुत्र थे वह भी अनुष्ठान में उनका सहयोग करते थे। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल का छिड़काव के साथ साथ अन्य के अनुष्ठान करवाता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिसे पुरोहित शूद्र मानते थे, उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। यहाँ बोला है जो विष शब्द आता है वो वैश्य के लिए आता है। हमारा जो जो प्राचीन काल था वो जाति और वर्गों में विभाजित था। तो जो विष या वैश्य होते थे वे जो मुख्य रूप से कृषि का कार्य करते थे, व्यापार का कार्य करते थे, तो उन्हें वैश्य बोला जाता था। तो वो लोग भी उपहार लाते थे, और कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें शूद्र कहा जाता था। तो उन्हें वो जो पुरोहित थे वो क्या करते थे, उन्हें उनके अनुमति के से ही वे ये अनुष्ठानों में भाग लेते थे या नहीं लेते थे। यह इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की सूची बनाओ। पेशे के आधार कौन कौन से वर्ग शामिल थे। यहाँ देखिए वर्ण, क्या लिखा हुआ वर्ण। उस समय 4 सामाजिक वर्ण थे। उस समय हमारे समाज में 4 सामाजिक वर्ण, समाज में 4 प्रकार के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का कार्य वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिसके लिए उन्हें उपहार मिलते थे। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। वैश्य काम खेती, पशुपालन और व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। यानी कि हर वर्ग एक दूसरे से रिलेटेड था, हर वर्ग को एक दूसरे की आवश्यकता पड़ती थी। तो यहाँ पे 4 वर्णों का वर्णन किया गया है। तो बोला गया है कि आप पता करके बताइएगा जो यज्ञ होते थे तो इसमें किस किस वर्णों के लोग की आवश्यकता पड़ती होगी। जनपद, अब यहाँ देखिए हम पढ़ेंगे जनपद। महायज्ञ को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। अब बोल रहा है कि जो जो जिसने अनुष्ठान किया, जिसने अश्वमेध यज्ञ किया, तो वो क्या हुआ, उसने उसके अंडर में बहुत सारे राजा आ गए। तो वो राजा ना होके क्या हो गया, राजाओं के राजा हो गया। राजाओं के राजा हो गया। जो जन की तो बोल रहा है कि जनपद मतलब राजा अब जन के राजा, जन मतलब आदमी, छोटे कुछ आदमियों के राजा ना होके जो जन के राजा, एक छोटा छोटा जनपद होता था, तो वो जो समूह होता है वो जनपदों के राजा माने जाने लगे। ठीक है, एक ही जनपद की नहीं, बहुत जनपदों के राजा। जनपद शाब्दिक अर्थ है जन के बसने की जगह। बोल रहा है जनपद का मतलब होता है जन। जन मीन्स क्या होता है, जन आदमी, आदमियों को जन बोला जाता है। जैसे हम लोग राष्ट्रगान में जन बोलते हैं, जन मतलब आदमी। तो जो राजा थे वो क्या करते थे, अब वो सिर्फ एक ही कबीला या एक ही समूह के लोग को राजा नहीं थे। अब वो बहुत सारे जनपद, मतलब एक समूह, दूसरा समूह, तीसरा समूह। जनपद का मतलब होता है जहां आदमी रहते थे, जहां मनुष्य रहते थे। तो वहां जन के बसने की जगह जहां मनुष्य रहता था, तो मनुष्य कबीलों के समूह में रहता था। तो एक समूह समूह अलग अलग रहते थे। तो पहले हर समूह में एक कबीलों में एक प्रमुख होता था। अब जो उन 10 5 10 15 खेल के
कबीलों का जो प्रमुख हुआ वो क्या होता था? जनपदों का राजा। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में दिखाए गए हैं, जिसे हमने यहाँ देखिए, ये जो है कुछ मानचित्र हैं, इसमें हमें दिखाया गया है, कुछ जनपद को दिखाया गया है। आप अब देख सकते हो, यहाँ देखिए हमारा कौशाम्बी है, कौशल है, कुरु है, पांचाल है, उज्जैन है, अवंती है, तक्षशिला है, कांधार है, यहाँ पे वैशाली है, मगध है, और क्या है, अंग है, वज्जी है। ये सब जो है ये महाजनपद होते हैं। ये सब क्या थे? ये जनपद। मानचित्र में महत्वपूर्ण जनपद, महाजनपद और नगर। यहाँ इन चित्रों में आप विशेष रूप से देखिएगा, तो इसमें हमारे नदियों का भी वर्णन है, जनपदों का वर्णन है, महाजनपद और नगरों का जन्म वर्णन है। अब हम चलिए, पुरातत्वविद, जो पुरातत्व किन्हें कहा जाता है? जो हमारे प्राचीन इतिहास के बारे में हमें बताते हैं, खनन के बारे में, जो खनन से प्राप्त अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनसे जो हमें प्राप्त होती है सामग्री, उसका विश्लेषण करते हैं, उन्हें पुरातत्वविद कहते हैं। तो पुरातत्वविद ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। बोला है जो पुरातत्वविद हैं वो इन सभी बस्तियों की खुदाई करवाए। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। मुख्य रूप से कहाँ कहाँ खुदाई हुआ है? दिल्ली में पुराना किला, जो दिल्ली में पुराना किला स्थित है वहां पे खुदाई की गई है। मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में के पास हस्तिनापुर आपने ऐसे भी सुना होगा, हस्तिनापुर नाम महाभारत में। एटा के पास अतरंजी खेड़ा में इन सबों की खुदाई की गई है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ी में रहते थे। लोग किस प्रकार रहते थे? झोपड़ी में रहते थे, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। चावल, गेहूं, धान, जौ, गन्ना, तिल और तथा सरसों जैसी फसलें उगाते